क्या किया ये सुनिए। टीचर प्लस स्टूडेंट्स, इन लोगों ने कुल मिला करके 40,000 सेंसेशन जो है नाप लिए। ठीक है, इस 40,000 में क्या क्या थे, कुछ सेंसेशन का नाम बता रहे, विजन, हियरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल। इस तरीके से करके बॉडी के 40,000 सेंसेशन इन्होंने आइडेंटिफाई किए। सोचिए कितना वृहद पैमाने पे काम होगा और कैसा दिन रात काम हो रहा होगा। जैसे कोई अपार्टमेंट वगैरह बनता है तो नहीं होते रहता है दिन में भी रात में भी। कितने लार्ज स्केल पे काम होगा, और इस आदमी का मैनेजमेंट स्किल, जोश, नॉलेज और हंगर कितना गजब का होगा टीचर का। सुन के नहीं लग रहा है, एक लाइफ टाइम में 40,000 सेंसेशन प्रोड्यूस कर लिया। खुद तो किया तो क्या, स्टूडेंट के साथ अलाइन होकर के एकदम, एक जीवन काल में। कितना टाइम में किए होंगे? अपने जीवन काल में, जब तक कि जीवित थे, मरने के बाद का कहानी नहीं है। तो जीवन काल अगर मान के चलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वर्किंग एज अगर रहा होगा तो 40 से 50 साल बस। 40,000 सेंसेशन मिलेगा क्या? हाँ मिला है, तो वही तो आश्चर्य वाली बात है ना, कि कौन कौन से सेंसेशन को आइडेंटिफाई किए वो 40,000। यही सबसे ये चीज है ना, सब तरह, कितने तरह के सेंसेशन को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। ये सुन करके भी हम लोग के लिए कल्पना करना बहुत ये चीज है। और हमको लगता है बहुत तरह के सेंसेशंस को मेजर किया होगा, इतना मेजरमेंट किया होगा कि हमको लगता है इतना एक्सटेंसिव मेजरमेंट शायद ह्यूमन पे कोई नहीं किया हो साइकोफिजिक्स के वे में। और इनका पेपर्स का तो थाक होगा एकदम, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। और इसकी देन ये होगी कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो यूएस का है वो साइकोफिजिक्स का मक्का बन गया होगा एकदम। पूरा वो गढ़ हो गया एकदम, ऐसा गढ़ हो गया कि मतलब उसको डिफीट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उस जगह के बारे में सोचिए जहाँ पे ऐसी चीजें हो रही होंगी। तो ये जो है ना एक बहुत ये वाली चीज है। इस 40,000 में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत डीप और उस नॉलेज में चला गया। ये जानना ही काफी है कि किस हद का जो है काम होगा ये। आप लोग को अगर खोजना होगा तो अपने से खोज लीजिएगा, इसका पेपर वगैरह मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच के जो है ना गुण, ठीक है, विशेषताएं क्या क्या है। पहली चीज है, कठिन होता है। साइकोफिजिक्स आसान तो नहीं है ना। आपको लॉग पढ़ना पड़ेगा, आपको कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। और इस दौरान आपको एहसास होगा, जैसे हमको कभी कभी लगता है कि जो अगर हमको साइकोमेट्रिक्स ही लेना था, अगर हमको स्टैट्स ही बढ़िया करना था, हमको टेस्ट डेवलपमेंट और यही भी करना था, तो हम साइकोलॉजी क्यों ले लिए, हम क्यों ना स्टैट्स पढ़ लेते। बढ़िया, मतलब पैसा भी मिलता, रुतबा भी मिलता, और लगता भी कि भाई कोई तगड़ा सब्जेक्ट पढ़े हैं स्टैट। साइकोलॉजी पढ़ के सब जो है मजाक उड़ा देता है कि साइकोलॉजी क्या ही सब सब्जेक्ट पढ़ा है, पढ़ा हुआ सब। तो हमको भी कभी भी लगता है जब उतना भारी काम कर ही रहे तो स्टैट्स का ही डिग्री मिल जाता, थोड़ा स्कोप भी रहता, थोड़ा ये अच्छा भी लगता। तो ऐसा ही है, साइकोफिजिक्स कठिन है। साइकोफिजिक्स करने के लिए जो फॉर्मूला सब हम लोग साइकोफिजिक्स का देखते हैं, वहां पे लॉग का यूज है, रूट का यूज है, एडवांस मैथमेटिक्स का इतना ज्यादा यूज है कि उसको लगा कि बाप रे, तो मतलब करने जाएंगे तो जो व्यक्ति फॉर्मूला डेवलप किया होगा उसको मैथ के लैंग्वेज पर कमांड कितना ज्यादा होगा, हाई लेवल का। तब तो जाके उस चीज को फॉर्मूला के वे में लिख भी पाया। और हम वो जो लिखा है उस फॉर्मूला को समझना हम लोग के लिए, हम लोग क्या जनरल पब्लिक के लिए, इवन साइंस के स्टूडेंट, नॉर्मल जो मैथ के बीएससी एमएससी है उनके लिए भी नामुमकिन हो जाता है कि फॉर्मूला कह क्या रहा है जब तक उसको विशेष रूप से समझाया न जाए। तो इसका स्ट्रक्चरलिस्ट गुण का और साइकोफिजिक्स का क्या एक चीज है गुण, कि ये कठिन होता है, ठीक है, और दूसरा साइंटिफिक होता है। तो कठिन है और साइंटिफिक। डेली कुत्ता ही एकदम टाइम देख के भोगता है, 15 मिनट तक, 10 मिनट तक। इसको जो है ना हमको क्लासिकल कंडीशनिंग करना पड़ेगा। चलो, कठिन है और साइंटिफिक है, ठीक है। आप लोग किए हैं किसी का जानवर को क्या क्लासिकल कंडीशनिंग कभी? नहीं किए हैं तो करिएगा, थोड़ा ठीक। बहुत। नहीं किए हैं तो कीजिएगा, करना चाहिए ये सब। थोड़ा बहुत किए हैं। अच्छा, क्या किए हैं?
पैरोट का ये है ना, तो उसको टाइमिंग चाहिए। अच्छा। उनकी टाइमिंग पे उनको ये वो ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये कर दो, तो उसका हाँ, उस टाइम से ना थोड़ा चेंज टाइम कर दिया है। नहीं, इस टाइम में नहीं मिलेगा, ऐसे करोगे तो ऐसे नहीं करेंगे, तो फिर चेंज हो गया। क्या यूज किए थे, रिवार्ड या पनिशमेंट? कुछ नहीं, चिल्लाते। अच्छा, चिल्लाते हैं तो पनिशमेंट ही हुआ ना, डांट रहे हैं उसको तो हाँ। निगेटिव रीइंफोर्समेंट। और और फिर बाद में फिर सुनता भी नहीं था, तो फिर हम्म। प्यार से बोलने पे, सॉरी बोलने पे तो सुना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा। उसके बाद फेडिंग भी होता है कि कोई स्टिमुलस है ना, उसके इफेक्ट को फेड कर रहा है। जब पढ़ाई क्लासिकल कंडीशनिंग ना था, आप लोग किसी का जो है ना, मतलब अगल बगल किसी का कुत्ता उत्ता हो, पड़ोसी वड़ोसी का, उसको क्लासिकल कंडीशनिंग कर लीजिएगा। हमसे आदमी सब ना बड़ा ये होता है, हमको दो चीजें बोलता है कि कोई बच्चा या कोई जानवर इसके पास जाता है तो इसी का होके रह जाता है। एक बार मारवाड़ी कॉलेज में एग्जाम देने गए थे, तो कोई घोड़ा था, बोलता है सब सब बोला था घोड़ा मारता है, पास में मत जाओ। हम गए आराम से, पुचकार उचकार के आ गए, मारा भी नहीं हमको। तो एनिमल्स भी जो होता है ना, मतलब उसके लैंग्वेज को आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, थोड़ा इमोशनल भी व्यक्ति रहता है तो ज्यादा अच्छा रहता है ना के साथ। तो क्लासिकल कंडीशनिंग और लर्निंग मेमोरी, ये सब क्या, यही सब बेसिक्स है मेंटल हेल्थ का, ग्राउंड वर्क है। जैसे एमफिल के एग्जाम में भी ना ये सब चीज का समझ जो है, एग्जाम हो इंटरव्यू हो, ये सब चीज पे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि थेरेपीज भी जो बनेंगी उसका भी आप बेस दिखिएगा तो वही सब रहता है। तो उन बेसिक्स पे, रूट वर्क पे जिसका जितना ज्यादा पकड़ है वो उतने अच्छे से चीजों को कर पाता है। गुण में कठिन दिख गया, साइंटिफिक दिख गया, ठीक है, ये दो चीज रख लीजिए। इसके बाद इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज होता है, इसको भी गुण में ही रख लीजिए। इंट्रोस्पेक्शन, अब इंट्रोस देखिए साइंटिफिक तो है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन का भी यूज हो रहा है। तो अब इंट्रोस्पेक्शन कितना साइंटिफिक होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है यूज करने वाला कितना साइंटिफिक वे में उसको कर रहा है। ठीक है। अब जैसे इंट्रोस्पेक्शन में कोई व्यक्ति कह रहा है, जैसे जेलसी एक फीलिंग है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति आप समाज में देखते हुए कि मतलब उनके व्यक्तित्व में एनवी बहुत ज्यादा होती है, जेलसी बहुत ज्यादा होती है। भगवान अगर जेलसी दिया है ना, तो भगवान कॉम्पिटेंस भी दे दे तो अच्छी बात होती है, कि अगर तुम्हें जेलसी है, एनवी है, तो तुम्हें कॉम्पिटेंस भी है, तुम्हें मेहनत करने का दम है, तुम्हें रातों रात जो है ना, सालों तक जागने का जो है ना कलेजा भी हो, और असंभव को संभव करने का भी वो चीज हो, तब जेलसी जो है ना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में आता है। लेकिन आमतौर पे लोगों में क्या होता है, छुच्छा जेलसी। ठीक है, कोई कुछ नहीं, खाली जलेंगे तुमसे कि तुम क्यों आगे है या तुम कोई चीज में क्यों अच्छा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कनिंग टेक्टिक्स, पॉलिटिक्स करेंगे, झूठ बोलेंगे, इधर का बात उधर करेंगे, फालतूगिरी करेंगे, सिर्फ सीधे से तो कम्पीट कर नहीं पाएंगे, तो बैड वे में जाकर के चीजें करेंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए कि जो अलग अलग टर्म्स है, कंसेप्ट है, इंट्रोस्पेक्शन में से आप पूछ रहे हैं एंगर, आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप एंगर को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि एंगर का मूल कारण निराशा, निराशा का मूल कारण एक्सपेक्टेशन। तो अगर हमको एंगर पकड़ना है किसी व्यक्ति का, तो हमको देखना है कि वो निराश कहाँ पे हुआ, उसका कौन सा एक्सपेक्टेशन टूटा। हर व्यक्ति कम्युनिकेशन से गिफ्टेड नहीं होता है कि साफ सुथरी अपनी बात कह पाए, देखते ही होंगे समाज में। और इवन साफ सुथरा कह भी देगा तो जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति आपकी बात को मान ले। मेरे जैसा एकदम साफ बोलने वाला आदमी, क्लियर कट बोलने वाले आदमी का बात व्यक्ति नहीं समझता और नहीं मानता है, बोलता है नहीं हमको जो लग रहा है यही बात है। अगर हम कोई बात कह दे कि बचपन से अभी तक हमको ऐसा ही फील हुआ है, तो बोला नहीं तुम तो आज बोले हो, तो इसका मतलब तुमको आज फील हुआ है, बचपन से नहीं हुआ, वो नकार देगा। तो आप जो सुनना चाहते हो, बेसिकली आप जो समझना चाहते हो, नॉर्मल ह्यूमन क्या उसी ट्रैप में फंसा हुआ है, उससे वो बाहर आएगा ही नहीं। हम लोग जब तक उस ट्रैप से बाहर आएंगे नहीं, तो फिर हम लोग कभी भी जस्टिस नहीं कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ। इंट्रोस्पेक्शन इसीलिए जो है ना, ये थोड़ा सा हम लोग के लिए ये वाली बात है कि इंट्रोस्पेक्शन में जो टर्म्स यूज होते वो कितने अच्छे से समझता है। अब कई लोगों को सिंपैथी और एम्पैथी का अंतर नहीं पता होता है, तो वो हो सकता है वो सिंपैथी की जगह एम्पैथी वर्ड यूज कर रहा है, एम्पैथी की जगह सिंपैथी वर्ड यूज कर रहा है। तो ये सब चीजें ना थोड़ी होती है कि शब्दों का अर्थ सबके लिए अलग अलग होता है।
तो इस तरीके में इंट्रोस्पेक्शन का एक लिमिट हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे साइंटिफिक तो है, साइंटिफिक होने के बावजूद भी एक लिमिट है। तो हमेशा याद रखना है कि हम लोग के साइकोलॉजी और सोशल साइंस में और इवन रियल लाइफ में बहुत कम चीजें होती है ना जो बहुत एब्सोल्यूट होती है, एकदम ऐसा है तो ऐसा ही है। अगर किसी ने कह दिया कि मैं सच बोलता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि आप सच बोलता हूँ, सच ही बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो 99% टाइम सच बोलता है। कभी-कभी 1 आध % टाइम ऐसा भी आता होगा कि उसको झूठ बोलना पड़ जाता होगा। तो ये बात हो जाती है। तो ये जो डिग्री है ना इस चीज़ को हम लोग को, अब हम लोग का दिमाग और माइंड क्या है? एब्सोल्यूट्स में सोचता है। ये मतलब ये, वो मतलब वो, ऐसा मतलब ऐसा, वैसा मतलब वैसा। लेकिन वैसा हम लोग का माइंड करता क्यों है? सरलता के लिए, जल्दी से निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, आसानी से समझने के लिए, कंफर्टेबल रहने के लिए। नहीं तो माइंड कन्फ्यूज़ होने लगेगा। और जो स्कॉलर है उसका बेस्ट फ्रेंड कन्फ्यूज़न ही होता है। जैसे जिसको बॉडी बनाना है तो उसका बेस्ट फ्रेंड क्या है? कठिन काम है। वो जितना भारी सामान उठाएगा, जितना शरीर को रगड़ेगा, जितना दर्द में रहेगा, उतनी उसकी पुष्ट और बुलंद जो है बॉडी बनेगी। और जो स्कॉलर है उसके लिए कंफ्यूजन, लॉजिक, तर्क वितर्क खोजना, यही उसका बेस्ट फ्रेंड है। रियल आदमी, कॉमन आदमी को ना बॉडी बिल्डर बनना है ना स्कॉलर बनना है, फिजिकल डोमेन में भी एक्सेल नहीं करना है, मेंटल डोमेन में भी एक्सेल नहीं करना है, उसको बस रुपए चाहिए, ठीक है, और फिर एक मॉल या एक मार्केट प्लेस चाहिए बस। तो आप यहाँ पे देख ले कि इंट्रोस्पेक्शन में क्या चीज है कि ये एक लिमिट है इंट्रोस्पेक्शन का। कठिन है, साइंटिफिक है और इंट्रोस्पेक्शन पे बेस्ड है। तो ये 3 चीज नॉर्मल रख ली। अब देखिए कि यहाँ पे एक चीज क्या है, इसने बोला कि क्वालिटेटिव चीजों को भी जो है ना, मेंटल इवेंट्स को क्वांटिफाई किया जा सकता है। मेंटल इवेंट्स, मानसिक जो इवेंट्स क्वांटिटी में बदला जा सकता है। मेंटल इवेंट्स को क्वांटिटी यानी नंबर्स में, क्वांटिटी अर्थात नंबर्स, अंकों में बदला जा सकता है। ये बहुत बड़ी चीज थी। साइकोफिजिक्स ने क्या किया? स्मेल को, लाइट के परसेप्शन को, साउंड के परसेप्शन को नंबर्स में बदल दिया। कितनी बड़ी चीज हो गई है। जब नंबर्स में बदल गया तो नंबर्स के साथ आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं। बट जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उस पे आप लॉजिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। जैसे आवाज कैसी सुनाई दी? तेज सुनाई दी, धीमी सुनाई दी, बहुत तेज सुनाई दी। ये तीन क्या है? ये तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। इस पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आवाज को मापने का तरीका निकाल दे, डेसिबल होता है आवाज को मापने का मात्रक, नॉइज पोल्यूशन और ये वो के लिए ना डेसिबल। तो डेसिबल, कितने डेसिबल का साउंड है उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि अगला साउंड पिछले साउंड से कितना कम है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि 3 वर्ग बना दे, तेज आवाज ने, बहुत तेज आवाज और धीमी आवाज, तो ये कैसे पता चलेगा कि तेज आवाज धीमी आवाज से कितनी ज्यादा तेज है? ये डिफरेंस तो पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए क्वांटिफिकेशन साइंस में बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, इसको कहते हैं क्वांटिफिकेशन, यानी किसी भी चीज को क्वांटिटी में बदलना या क्वांटिफाई करना। तो साइंस के लिए क्वांटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? साइंटिफिक वैलिडिटी को बढ़ाता है, साइंटिफिक वैलिडिटी को बढ़ाता है। तो अब समझिए कि स्ट्रक्चरलिस्ट लोगों ने क्या किया। सिर्फ ये बात नहीं की केवल साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट, हमको कुछ नहीं जानना, हमको केवल साइकोलॉजी जानना है। तो हम सिर्फ इतना जानना चाहें कि इन्होंने क्या किया कि जो है ना कि स्ट्रक्चर, माइंड बोला कि कॉन्शसनेस जो होते हैं वो माइंड का रिप्रेजेंटेटिव है, माइंड स्ट्रक्चर से बना होता है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर को समझ लो तो कॉन्शसनेस को समझ लोगे। तो कॉन्शसनेस को समझने के लिए माइंड के स्ट्रक्चर को समझा गया। अब जब माइंड के स्ट्रक्चर को समझने की बात की गई तो माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी बातें आई। ये स्ट्रक्चर ऐसे काम करता है, ये वाला, जैसे माइंड का एक स्ट्रक्चर है मोटिवेशन, एक स्ट्रक्चर है थॉट, एक पार्ट है इमोशन, एक पार्ट है मेमोरी। तो उसके उस पे पढ़ाई होने लगी। तो जब जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के स्ट्रक्चर को समझना है तो आप हाथ पढ़ेंगे, पैर पढ़ेंगे, कंधा पढ़ेंगे, हिप पढ़ेंगे, है ना। फिर आप उसके अंदर जाएंगे, हिप को खोल करके देखा तो अंदर उसको मिला स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर उसको चीर करके देखा, उसकी चमड़ी को निकाल करके सेल का टाइप्स मिला, और ज्यादा उसके भीतर गया, डीएनए मिल गया, डीएनए के और ज्यादा भीतर गया, मॉलिक्यूल्स मिल गया, बायोकेमिस्ट्री मिल गया। तो इससे क्या होता है, स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच ने क्या किया, पहले बार एक संरचना दी और उस संरचना के कारण इसके अध्ययन को बल मिला।
तो आप लोग लिख लीजिए, स्ट्रक्चरलिज्म ने सर एक मिनट रुकिए, मनोविग यहाँ पर इंग्लिश में लिखे थे। लिख लीजिए। तो क्या है कि हम लोग ना केवल साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से नहीं देखना है, अधूरा ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, जो जिसने जो दिया है उसको प्रॉपर पूरा ज्ञान देखना है। ताकि आप भी किसी दिन कहीं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कहीं भी पढ़ा रहे हो ना, तो जो बच्चा आपसे पढ़ रहा हो तो उसको भी लगे आपसे मिल करके कि दुनिया में ईमानदारी जिंदा है। इतना कम से कम लगना चाहिए, असल काम भी कहीं हो रहा है और हमको वही करना चाहिए। ये प्रेरणा अगर किसी स्टूडेंट को मिल गया तो फिर उसका जीवन सफल हो जाता है बहुत हद तक। इसलिए हाँ सर, हो गया। साइंटिफिक वैलिडिटी। अब देखिए क्या है, लिखिए स्ट्रक्चरलिज्म ने मनोविज्ञान और मेंटल इवेंट्स को, मनोविज्ञान ने लिखे, स्ट्रक्चरलिज्म ने मेंटल इवेंट्स को, मनोविज्ञान काट दीजिए, स्ट्रक्चरलिज्म ने मेंटल इवेंट्स को एक फ्रेमवर्क दिया। मेंटल इवेंट्स को एक फ्रेमवर्क दिया जिसमें उनकी संरचना का जिक्र था। इससे, जिसमें उनकी संरचना का जिक्र था, इससे माइंड और मेंटल इवेंट्स के गहराई पूर्वक अध्ययन, गहराई पूर्वक अध्ययन को बल मिला। और जिनको जिस मेंटल इवेंट या संरचना में जिनको जिस मेंटल इवेंट, पार्ट या संरचना, ठीक है, में रुचि थी, वो उसकी सर तरफ, एक बार रिपीट कीजिएगा ना, यहाँ पर तो जिनको जिस मेंटल इवेंट कॉमा पार्ट या संरचना में रुचि जगी, वो उसके अध्ययन की तरफ, वो उसके अध्ययन की तरफ उन्मुख हो गए। और इस तरह स्ट्रक्चरलिज्म मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह के क्षेत्र में किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह सिद्ध हुआ, जिसमें एक विस्फोट हमेशा अन्य विस्फोटों को प्रेरित करता है। अन्य विस्फोटों को प्रेरित करता है और इस तरह विस्फोटों की एक श्रृंखला बनती जाती है जो निरंतर बढ़ती जाती है।
अन्य विस्फोटों को प्रेरित करता है और इस तरह विस्फोटों की एक श्रृंखला बनती जाती है जो अन्य विस्फोटों को सर फिर से एक बार बोलिए ना। और विस्फोट इस को प्रेरित करता है, हाँ और इस तरह अन्य विस्फोट को प्रेरित करता है उसके बाद। हाँ अन्य विस्फोट को प्रेरित करता है और इस तरह विस्फोटों की एक श्रृंखला बनती जाती है जो फैलती जाती है। समझने के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि स्ट्रक्चरलिज्म मनोविज्ञान की दुनिया का परमाणु बम है। समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि स्ट्रक्चरलिज्म मनोविज्ञान की दुनिया का परमाणु बम है। अब इसमें थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्शन अगर किसी को नहीं पता होगा तो हम समझा देते हैं। परमाणु बम में एक्चुअली क्या होता है, एक यूरेनियम का नाभिक होता है, ठीक है, यूरेनियम का नाभिक है, उसमें एक न्यूट्रॉन घुसाया जाता है, स्लो न्यूट्रॉन धीरे से डाला जाता है। वो न्यूट्रॉन जैसे उसके नाभिक के अंदर घुसता है ना, तो वो क्या होता है अंदर जो है ना वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, मतलब हड़बड़ हड़बड़ होने लगता है और उससे वो नाभिक फूट जाता है, ठीक है, भड़ाम से ब्लास्ट कर जाता है, टूटता है 3 टुकड़ों में, ठीक है। तो 3 टुकड़ों में जब वो टूटता है तो क्या होता है कि हर एक टुकड़े के साथ एक न्यूट्रॉन उससे निकल जाता है, एक एक न्यूट्रॉन हर एक टुकड़े के साथ निकलता है। फिर वो जो एक एक न्यूट्रॉन निकला, वो 3 न्यूट्रॉन निकल गया, तो 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, 3 फिर अगला नाभिक को जो है वो ये करेगा, तो पहला बार एक न्यूट्रॉन हम डाले, उससे विस्फोट हुआ, तो उससे विस्फोट से जो न्यूट्रॉन निकला अलग अलग, वो 3 को प्रेरित किया, फिर वो 3 को ट्रिगर करके वो जो 3 फटा, फिर हर एक से 3 निकला। तो यानी कि क्या हो रहा है, क्यूब के वे में रिएक्शन बढ़ रहा है। पहला एक, एक पे पावर मतलब एक हुआ, फिर दूसरा 3 हुआ, फिर 3 का 9 हो गया, फिर 9 का 81 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, विस्फोटों की श्रृंखला होते रहते, इसीलिए परमाणु बम जो था बहुत विनाशकारी होता है, कि एक चेन ऑफ रिएक्शन जो है होते जाता है, वो सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है और रिएक्शन कभी नहीं रुकेगा। अगर किसी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को, परमाणु रिएक्शन को कभी ऐसा हो गया धरती पर, तो परमाणु के लिए इतनी संधियां और इतना खतरा, इतना ये वो क्यों हुआ जा रहा है, क्यों आतंकवादियों के पास परमाणु बम जाने से पूरे के पूरे आतंकवादी और देश को उड़ाना पड़ जाए तो उड़ा देंगे, बर्बाद करना पड़ जाए तो कर देंगे, लेकिन जाना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार कोई भी परमाणु बम जो है का चेन रिएक्शन अगर रोका नहीं गया, तो एक न्यूट्रॉन के मतलब एक न्यूट्रॉन और एक उसको अनस्टेबिलाईज करने का परिणाम ये होगा, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, सिर्फ धरती नहीं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। जितना पदार्थ है सब खत्म हो जाएगा, जितना मटेरियल है ना सब एनर्जी में बदल जाएगा, पूरा डस्ट के जैसा हो जाएगा। जैसे आप ब्रह्मांड का पिक्चर देखते हैं ना कि गैस का क्लाउड्स नजर आता है, बादल के जैसा, धुआं के जैसा, तो पूरा का पूरा जितना प्लेनेट, जितना सोलर सिस्टम में सन मून जितना ना, सब बर्बाद होकर के डस्ट में बदल जाएगा। तो यह है परमाणु बम। और उसके लिए कितनी, उस चीज को शुरू करने के लिए कितना बड़ा चीज चाहिए, जैसे 1 फीट का होता है ना, 1 फीट का एक पाइप होता है, ये वाला क्या बोलते हैं आपका, टॉयलेट वाला पाइप देखें बड़ा सा ऐसे, या हाथी का पैर जितना मोटा होता है समझ लीजिए, उसी में 1 फीट वो चीज काटनी, सिर्फ उतना सा रिएक्टर चाहिए पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने के लिए। तो ये चीज होती है परमाणु। तो सर जो परमाणु बम जो गिरता है, तो फिर जितना बार फूटा तो फिर क्यों नहीं खत्म हो गया, इसीलिए क्योंकि वो जो न्यूट्रॉन जो निकल रहा है ना, तो उस न्यूट्रॉन को कैप्चर करने का चीज भी उस परमाणु बम के साथ में लगा हुआ रहता है, कि जितने न्यूट्रॉन निकले एक टाइम के बाद, जितने न्यूट्रॉन निकलते जा रहे हैं, वो न्यूट्रॉन को कैप्चर करने का एक उसमें डिवाइस लगा रहता है, कोई रॉड कहते हैं उसको, बेरियम रॉड रहता है, उसमें डाला रहता है। तो क्या होता है कि वो जो न्यूट्रॉन निकलता है ना, वो उस बेरियम रॉड में घुस के एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फिर अगले यूरेनियम को वो ट्रिगर नहीं कर पाता है। तो सर्टेन लेंथ का या सर्टेन मोटाई का उसमें बेरियम रॉड डाला जाता है, कि एक पॉइंट पर विस्फोट होने के बाद जितना भी न्यूट्रॉन है सब उस सबको बेरियम रॉड सोख ले और रिएक्शन रुक जाए, तब वो धमाका वहां पर रुक जाता है। लेकिन
कोई भी ऐसा विनाशकारी व्यक्ति हो सकता है। और आतंकवादियों पे इसीलिए नहीं भरोसा होता है क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, साले होते हैं साइको एक नंबर के। तो अब ये चीज भरोसा करना किसी आतंकवादी, किसी साइको के ऊपर कि वो बेरियम रॉड लगा करके बम डालेगा, कि बिना बेरियम रॉड के ट्रिगर कर दिया और सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो पूरी दुनिया मिल करके तो आपको तबाह कर ही देगी। आप कितना भी ये कर लो कि मेरा ये मकसद है वो मकसद है, कोई नहीं सुनने वाला है। ठीक है, इवन आपके देश का आदमी भी जो है ना, जो सरकार है, वो भी नहीं सुनने वाला है। तो ये चीज जो होती है इसको समझिए। साइकोलॉजी में स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या किया, परमाणु बम है। यही, ये कोई विद्वान नहीं कह रहा, मतलब ये इसीलिए हम कहें कि ऐसा समझने के लिए कहा जा सकता है। ये मेरा खुद का कंसेप्ट है, आप लोग इसको कहीं पे लिख मत दीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा तो फिर बोलेगा कि किसने कहा था। तो किसने कहा था, तो हम कोई है नहीं अभी फिलहाल कहने वाले, जब बुक वुक लिखेंगे तब हो जाएंगे। तो इसमें क्या है ना कि इसने स्ट्रक्चर बना दिया, इसने चीजों को एक स्ट्रक्चर बना के बांट दिया। ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर है। अब जिसको जिसमें रुचि थी, उस व्यक्ति ने उस स्ट्रक्चर का अध्ययन किया, उसको और विस्तार दिया। जैसे एक न्यूट्रॉन जो है किसी यूरेनियम के नाभिक में डालते हैं तो फूट जाता है, फूट के 3 निकालता है। तो उसने उसको क्या किया कि उस चीज में रुचि में गया, डीप में गया, तो उसने और ज्यादा विस्तार किया। फिर उसने जो विस्तार किया उसके एक वाले पोर्शन में किसी को रुचि हो गई, फिर वो उसमें कूद पड़ा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं पेड़ की जड़ों की तरफ ब्रांच होता गया नॉलेज का नेटवर्क। तो इसीलिए जो है ना, इसको स्ट्रक्चरलिज्म को परमाणु बम की तरह आप साइकोलॉजी का परमाणु बम समझ सकते हैं। एक क्रांति था, या फिर इसको एक सीड कहिए मनोविज्ञान का, जो कि फैलता गया रूट्स रूट्स में, फैलते 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 इतना बड़ा आकार दे दिया मनोविज्ञान को। तो ये जो है ना, एक बिग बैंग जैसे हम लोग कहते हैं स्पेस में, कि सबसे पहले ग्रह और ये सब बना कैसे, ग्रह नक्षत्र तारे इतने हैं। तो बिग बैंग एक धमाका हुआ था, उसके तहत जो है सब चीजें फैलने लग गई। तो उसी के बाद जो है ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तो ये चीज जो हुई ना, यही हम लोग के साइकोलॉजी का, इसको या तो परमाणु बम कह लीजिए या तो मनोविज्ञान का बिग बैंग कह लीजिए। ब्रैकेट में नीचे एक लिख लीजिए, समझने के लिए इसे मनोविज्ञान का बिग बैंग भी कहा जा सकता है। तो ये है स्ट्रक्चरलिज्म का महत्व। स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता है कि स्ट्रक्चर में बांट दिया, बात खत्म हो गई। कितनी बड़ी चीज को ट्रिगर कर दिया इसने, चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर दिया। जहां तक इसके पहले साइकोलॉजी क्या था, फिलॉसफी था और पता नहीं क्या क्या था। धीरे 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 जो ये चीज हो रहा था, ये एक घटना घटी और उसके बाद जो है ना एकदम ट्रेन चालू हो गया, जो अब कभी नहीं रुकेगा। ये चीज हुई। एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये सब चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर प्रॉपर आंसर राइटिंग के वे में देखा जाए तो, कि उसके सामने ये बात बहुत छोटी है कि उसको टुकड़ों में बांटा। तो अरे टुकड़ों में बांटा तो हुआ क्या, ये समझो। फिर उसके बाद मेंटल इवेंट्स को क्वांटिटी में बदला, अंकों में बदला। ये सबसे बड़ी चीज थी कि आपने सारे मेंटल इवेंट्स को बदल दिया नंबर्स में, क्वांटिटी में बदल दिया। अब क्वांटिटी में बदल दिया तो उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जा सकता है, और मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन करके उस पर कंक्लूजन निकाला जा सकता है। मैथ क्या है, लॉजिक का लैंग्वेज है। जैसे लॉजिक और रीजनिंग है, उसका लैंग्वेज क्या है, मैथ है। तो बस वही है, मैथ एक लैंग्वेज है। तो उस एक सटीक लैंग्वेज है जिसमें एक चीज का जो अर्थ होगा वही होगा, और वो लैंग्वेज 100-200 आदमी के पास से भी गुजरेगी तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। 200 आदमी के हाथ से गुजार दो इस इक्वेशन को, 2+1=3, चेंज नहीं होगा। तो एक सटीक और अच्छी लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। और उस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स क्या है, उस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स है नंबर्स। तो जब हम किसी चीज को नंबर में बदलते हैं तो हम उसकी सटीकता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो काम जो है ना, इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। एक तो हमने आपको लिखा दिया, एक सामने बोर्ड पे है, वो भी आप लोग लिख लीजिए। अब इस इतना डिटेल में ना, ये किसी बुक में, किसी गाइड में या किसी लेक्चर में आपको नहीं मिलेगा। ये आता है तब जब आप कई सालों तक कई किताबों को पढ़े होते हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण पे सोचे मंथन किए होते हैं। तो क्लास पढ़ने का यही फायदा है। अगर बोलिए कि सर किस किताब में ऐसा लिखा है, कहाँ से पढ़ें, तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 10 साल से ज्यादा हो गया हमको साइकोलॉजी के फील्ड में। मतलब प्रॉपरली अगर इंटरेस्ट वाइज देखा जाए तो, और इसमें बहुत चीज पढ़े और वो डेवलप हुआ, उतना याद भी नहीं है कि क्या क्या पढ़ गए थे। तो अब जा करके हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी के फील्ड को कितना कुछ दिया, ह्यूमन साइकोलॉजी को कितना बड़ा इम्पीटस दिया। इसीलिए स्ट्रक्चरलिस्ट में टिचनर का नाम और इनका नाम जो है ना, वुंट का नाम बहुत ज्यादा इज्जत से लिया जाता है।
तो अब देखिए यहाँ पे ये बात हुई कॉन्शसनेस की जब बात आएगी, कॉन्शसनेस मतलब चेतना, जहां लाइट की बात आएगी, जहां व्हाइट की बात आएगी वहां ब्लैक की बात अपने आप आ जाएगी। डार्क, जहां लाइट की बात आएगी वहां डार्क की बात आएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाइनरी थिंकर्स हैं। जो भी चाहते हैं अपने आप को स्कॉलर के वे में देखना, एक डेवलप्ड दिमाग के वे में देखना, तो बाइनरी थिंकिंग को, लिमिट को हटाने की कोशिश कीजिए हर जगह अपने, मतलब लाइफ से, स्टडी से, हर जगह से। बाइनरी मतलब या तो यस या तो नो। आप अगले को स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि अगले के लिए कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए, उसको यस नो साफ साफ बोलिए, क्योंकि एवरेज ब्रेन जो होता है ना वो बाइनरी थिंकिंग ही समझता है, उसी पे कैलकुलेट करता है। कंप्यूटर्स क्यों मूर्ख है, क्यों डल है, बेवकूफ है, उनको प्रोग्राम किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि उनकी भाषा बाइनरी है, 0 1। अब हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग के एज में घुस गए हैं, जहाँ 0 1 नहीं होता, उसके आगे की चीजें होती है। तो इसी कारण से स्मार्टफोन और कंप्यूटर सारे के सारे डम है, बेवकूफ है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो क्या है, स्मार्ट कंप्यूटिंग है, क्योंकि वो नन बाइनरी जो है ना, कंटिन्यूअस लैंग्वेज को समझता है। तो कंससनेस की जब हम लोग बात करते हैं, तो कंससनेस की जब आप बात करोगे, जहाँ पे हम कहें ना कि लाइट की बात बात है, वहां पे अपने आप डार्क की बात आ जाती है। जहाँ लाइट है तो लाइट के कंसेप्ट से डार्क का कंसेप्ट बनता है, डार्क के कंसेप्ट से लाइट का कंसेप्ट बनता है। ये क्या है, बाइनरी थिंकिंग है, द्वैतवाद। ठीक है, अब इसको देखो बाइनरी, इसका इसका कैसे हम बाइनरीनेस खत्म करते हैं। लाइट बराबर हो गया प्रेजेंस ऑफ विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर वेव्स कह लीजिए। ठीक है, डार्क क्या हो गया, भैया पेस्ट कैसे हो गए, हाँ देखिए, डार्क क्या है, एब्सेंस ऑफ विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बाइनरी खत्म हो गया, एक ही चीज थी, आपने इसको दो बना दिया। लाइट और डार्क क्या है, दोनों एक ही चीज है। एक ही चीज कैसे है सर, क्योंकि एक है प्रेजेंस ऑफ विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक है एब्सेंस ऑफ। अब लाइट की डिग्री को आप चेंज करते जाओ, ठीक है, डिग्री, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस जगह पर प्रेजेंट है। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस जगह पर प्रेजेंट होगा वहां पे लाइट उतनी ज्यादा होगी। जैसे जब परमाणु बम फूटा था तो बहुत लोगों की आंखों की दृष्टि चली गई थी, एकदम पूरे दुनिया में ऐसे लगा ना कि पूरे अर्थ पे रात में ऐसे पूरा उजाला हो गया, दिन हो गया, हो रात में पूरे एशिया में इस तरह का मंजर था, रेडिएशन बहुत ज्यादा था। तो क्या है, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ रेडिएशन रहेगा, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितना ज्यादा डिग्री का रहेगा, तो उतना ज्यादा चीजें चमकदार होंगी। जितना कम रहेगा तो वहां पे क्या होगा, डार्कनेस होगा, जंगल। ठीक है, तो क्या लाइट और डार्क दो चीज है, नहीं है, सिर्फ एक चीज था, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अमाउंट, डिग्री कितनी प्रेजेंट है कितनी नहीं। तो हमने क्या कर दिया, बाइनरी थिंकिंग को यहाँ पे लात मार दी। अब बताओ कि ज्यादा साइंटिफिक कौन है, लाइट डार्क का कंसेप्ट है या फिर ये वाला कंसेप्ट है। सेकेंड वाला कंसेप्ट ऑब्वियसली है, इसको लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए बताए थे कि हमेशा बाइनरी थिंकिंग में अगर आप कंटिन्यूटी खोज पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि बाइनरी थिंकिंग एवरेज। सर हाँ, एक बार और समझा दीजिए ना इसको। जैसे लाइट और डार्क है, ठीक है, बाइनरी थिंक, पहले हम बाइनरी थिंकिंग का एग्जांपल दे रहे हैं, इसके बाद कॉन्शसनेस पे जाएंगे। ठीक है, अभी कॉन्शसनेस को होल्ड कीजिए। बाइनरी थिंकिंग क्या होती है, हर चीज में दो चीज, या तो यस या तो नो, है ना, या तो अच्छा या तो बुरा, या तो भला आदमी या तो बुरा आदमी, या तो साफ या तो गंदा, या तो लाइट या तो डार्क। हम लोग का ब्रेन की ये टेंडेंसी होती है कि वो बाइनरी थिंकिंग के लिए क्या होता है, मतलब प्रोग्राम्ड होता है। क्यों प्रोग्राम्ड होता है, इसका आंसर है इवोल्यूशन में। हम लोग ना शिकारी जानवर हुए थे, चार चार आइस एज जो है हम लोग पार कर गए। चार चार आइस एज में जब पूरी दुनिया बर्फ से ढक गई, खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो हम लोग बहुत अच्छा आहार हुआ करते थे जीवों के लिए। तो हम लोग खुद भोजन भी थे और खुद शिकारी भी थे।
शिकार में, हाई प्रेशर सिचुएशन में आपको तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। तो आपका ब्रेन जो है ना क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए इवॉल्व हुआ है, थॉटफुल अप्रोच के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए क्या होगा कि तुरंत में आप निर्णय करो कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन बुरा आदमी है, कौन हार्मफुल हो सकता है, कौन ये हो सकता है। ठीक है, क्विक लो, क्विक करो। अब जैसे आप अपने ट्राइब में हैं, ठीक है, कबीलाई जीवन जी रहे हैं, वहां पे कोई भी आदमी आपको मार करके जो है आपका कबीला का सरदार बन सकता है। मार दिया आपको, आपके बच्चों को मार दिया, आपकी पत्नी को छीन लिया, ठीक है, आपका सारा धन संपत्ति छीन लिया। उस कबीले में आपके ग्रुप में कोई भी हो सकता है, कैसे पकड़ोगे? आप सबसे देख रहे हो, बात कर रहे हो, एक की आंखों में आपने देखा कि इसका थोड़ा सा अंदाज अलग लग रहा है, ठीक है, और कोई बात आपने ऐसी की जिसपे कि वो उभर करके उसके अंदर की बात बाहर आई। और जैसे आप सभा में थे, एक दिन आपको उसकी आंखों से रिबल दिखाई दिया, दूसरे दिन सभा में उसने कुछ ऐसा बोला, तीसरे दिन उसकी लाश जो है अंधेरे में कहीं फेंकी हुई मिली। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, आप रूलर बन के नहीं रह सकते थे कबीलाई जीवन में, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती नहीं थी। अब आज के टाइम में आप ऐसा कर दो तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन कैसे, एविडेंस क्या था, आप कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो आपको मार ही देगा ये। आज की दुनिया बहुत अलग है, तब की दुनिया बहुत अलग थी, और तब इस चीज को करने में जो जितना देर लगाता था उसके ऊपर उतना ज्यादा खतरा होता था। मतलब मर्डरिंग तब एक स्किल था कि कैसे लोगों को पहचाने और कितना जल्दी उसका कत्ल करें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ करता। ब्रेन खतरे में था, ठीक है, ब्रेन और हमेशा अस्तित्व क्या होता था, वो अपने आप को खतरे में देखता था, तो हमेशा वो बाइनरी थिंकिंग करता था। आज भी ब्रेन का प्राइमरी नेटवर्क बाइनरी थिंकिंग के लिए हम लोग का बना हुआ है, इसीलिए हम लोग जल्दी से जज करना चाहते हैं। जज करने की प्रवृत्ति होती है ना, क्विकली जंपिंग टू कंक्लूजन, वो वहीं से आती है। और स्कॉलर प्रोसेस क्या है कि डेलिबरेशन ऑफ थॉट, उसको रोको, ठीक है, उस एनिमल वाले चीज को रोको, उसको मत हो, और थोड़ा उसको विचार से देखो, उसको लॉजिक से तराशो, हर तरीके से दृष्टिकोण से टेस्टिंग करो। रूट ऑफ ये चीज है। तो साइंटिफिक थिंकिंग बाइनरी थिंकिंग को अपोजिट करता है। जैसे लाइट और डार्क है, हम लोग कहते हैं दो चीजें अलग अलग, एक लाइट है एक डार्क है। फिर ये भी कहते हैं कि लाइट के होने से ही ना डार्क है, अगर लाइट नहीं होता तो डार्क का मतलब नहीं था, और डार्क नहीं होता तो लाइट का मतलब नहीं था। तो या तो लाइट होगी या तो डार्क होगा, दो में से कोई एक चीज होगा। तो ये हो गई बाइनरी थिंकिंग। अब देखो क्या है, लाइट, सर जी, बोल रहे थे क्या मेरी थिंकिंग के बारे में अगर लिखना हो तो एक लाइन कैसे लिखेंगे बना के? आ, किसी निर्णय पे लिखे, किसी निर्णय पे जल्दी से पहुंचने के लिए, किसी निर्णय पर जल्दी से पहुंचने के लिए जब हम किसी निर्णय पे जल्दी से पहुंचने के लिए जब हम किसी भी घटना को दो भागों में बांट देते हैं और किसी एक भाग पर यकीन करते हैं, तो इसे बाइनरी थिंकिंग कहते हैं। हालांकि इसको लिखना कोई जरूरी नहीं था, ये हम समझाने के पर्सपेक्टिव से होता है, ये पीछे की बैकग्राउंड का चीज है, ये के साइकोलॉजी और साइंस के बहुत, मतलब जड़ के भी अंदर की चीज है। ये सरफेस की चीज नहीं है जो हम लोग को जाएगा। लेकिन इसको समझना क्यों जरूरी है? इसको समझना अपने पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण को सही करने के लिए जरूरी है, ताकि आप साइकोलॉजी और ऐसी चीजें वो चीजें संभाल पाए उसको। आपका बेसिक एकदम जो है ना सेलुलर लेवल से पूरे एकदम बॉडी सोसाइटी के लेवल तक ठीक हो। तो लाइट डार्क में क्या अंतर था? लाइट में यही चीज थी, लाइट एक्चुअली में क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? जब एक चुंबक के चारों तरफ कोई एक चालक मेटल को घुमाया जाता है तो एक रेडिएशन पैदा होता है, करंट जिसको कहते हैं बेसिकली। जैसे बिजली का तार है आपके घर में, तो बिजली के तार से लाइट निकल रही है, आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जैसे हम लोग को आंख, कान को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुनाई पड़ता है, तो वैसे ही आंख को भी कुछ से कुछ हर्ट्ज तक का, एक सर्टेन से सर्टेन एक्स से लेकर के वाई हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखाई पड़ता है। उसके अलावा जो भी है वो दिखाई नहीं पड़ती है। तो बिजली के तार से जो करंट जा रहा है उसके आसपास भी लाइट है, लेकिन वो विजिबल लाइट नहीं है, जो हम लोग की आंखें देख नहीं सकती है, ठीक है। तो डार्कनेस क्या है? डार्कनेस ये है कि वहां पे विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट नहीं है, इनविजिबल हो सकता है, ठीक है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे किसी भी तरह का रेडिएशन प्रेजेंट ना हो, ठीक है।
तो इनविजिबल वहां पे हो सकता है, विजिबल नहीं है। तो जहाँ पे विजिबल नहीं है प्रेजेंट तो वहां पे डार्क है, और जहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है विजिबल रेडिएशन वहां पे क्या है कि लाइट है। तो दोनों में अंतर किस बात का है? डिग्री का है, मतलब अमाउंट का अंतर है। एक तरफ ज्यादा प्रेजेंट है और एक तरफ नहीं के बराबर प्रेजेंट है, और दोनों के बीच में क्या है? एक स्मूथ ये चीज है, ठीक है। बाइनरी नहीं है कि या तो ये या तो ये, बीच में गैप नहीं है, बीच में जो है ना कंटिन्यूअस वैल्यू है। कम होता जाएगा, जैसे लाइट है, कम करते जाइए कम करते जाइए, यहाँ प्लस ज्यादा हो गया, कम करते जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अमाउंट कम करते जाइए, तो क्या हो जाएगा? डार्क होता जाएगा। डार्क जितना कम करता जाइएगा उतना डार्क होता जाएगा। तो जो ब्लैक कलर बनाया जाता है, ब्लैक पेंट बनाया जाता है, किस चीज से बनाया जाता है? ऐसे सब्सटेंसेस से बनाया जाता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो जितने ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उतने ज्यादा काला आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज जो है ना बाइनरी थिंकिंग को हम दिखाएगी, कैसे बाइनरी थिंकिंग को आप तोड़ करके आप चीजों को उसकी वास्तविकता में जाकर के समझ सकते हैं। हम लोग का ब्रेन हमेशा बाइनरी थिंकिंग में ले जाता है हम लोग को, जो कि मूर्ख बनाता है हम लोगों को। तो हम लोग को इसको तोड़ने का तरकीब ढूंढना होता है। अगर आप इसको नहीं तोड़ पाते हैं तो आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन आम आदमी को इतना तकलीफ मत दीजिए उसके दिमाग को, ठीक है। उसको सरल और आसान जिंदगी जीने दीजिए, उसको यस नो में जीने दीजिए, उसको बाइनरी में जीने दीजिए, ठीक है। आप जब दूसरे से बात कीजिए तो उसको बाइनरी आंसर दीजिए, साफ सुथरा बात उसको बोलिए। उसके दिमाग को डेवलप करने की कोशिश आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपका जीवन खराब हो जाएगा, ठीक है। सुकरात को जहर दिया गया, अरस्तु को जहर दिया गया, ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तो उस लाइन में मत लगिएगा। लेट पीपल बी इडियट्स। कॉन्शसनेस पे हम लोग जा रहे थे, है ना। कॉन्शसनेस के बारे में बाइनरी थिंकिंग से क्या लेना देना है सर? क्यों आप बता रहे थे बाइनरी थिंकिंग? इसीलिए बता रहे थे, कॉन्शसनेस में भी इन लोगों ने लगा दिया बाइनरी थिंकिंग। अब यहाँ पे हम रिसर्च का नया दरवाजा अगर खोल दें तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक कॉन्शसनेस के क्षेत्र में बाइनरी ही लगाया हम लोगों ने। क्या बोला? या तो आप कॉन्शस होंगे या तो आप अनकॉन्शस होंगे। कोई तेज आदमी था, उसने बीच में भी एक स्टेज खोज निकाला, इसने कहा सब कॉन्शस, कॉन्शस से नीचे। हम किसकी बात करते हैं? मेरा ईजी का जो मशीन और ये वो है, इसके पीछे मेरा मूल उद्देश्य क्या था? जो लाइफ टाइम का रिसर्च है। हम कॉन्शसनेस के ये जो बाइनरी फॉर्म है ना, इसको तोड़ करके हम इसको एक स्मूथ करने लेकर के जाएंगे। मेरा लाइफ टाइम में यही रहेगा अचीवमेंट साइकोलॉजी को, कम से कम एक तो ये जरूर रहेगा कि हम कॉन्शसनेस को वेव्स के टर्म में एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसमें बाइनरी नहीं है, कि आप तीन अवस्था में नहीं हो सकते, या तो कॉन्शस या तो सब कॉन्शियस या तो अनकॉन्शियस। इसकी डिग्रीज होती है अलग अलग, और इसी कारण से मैथमेटिक्स मेरा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि स्टैट्स और ये वो चीज काम आएगा। तो खैर, तो आपने क्या देखा, इन लोगों ने भी क्या किया, स्ट्रक्चरलिस्ट ने। तो देखते जाइएगा, हर आदमी महान है, हर आदमी ना चीजों को फील्ड को दे रहा है, पर जब आप बेसिक कंसेप्ट को ना ज्ञान, जैसे ज्ञान मीमांसा कहते हैं, ये सब बाइनरी थिंकिंग, ये सब ज्ञान मीमांसा का मतलब आता है। एंड क्या कहते थे हम लोग उसको? ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। तो अगर आपको एक्चुअली में चीजों के बीच में देखना है ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह को आप देखना चाहते हैं, दो कंसेप्ट के बीच कितना कितना गैप किन किन लोगों ने छोड़ा है, वैसी भीषण दृष्टि विकसित करनी है, तो ये दो चीजों को ना एकदम पकड़ के सबसे अच्छा कर लीजिए हम। तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, डिस्पाइट के लोग इतने बड़े लोग थे फिर भी बाइनरी थिंकिंग पे फॉल कर गए, उस ट्रैप में फंस गए। हालांकि ट्रैप में फंस करके भी कुछ नया ही दे दिया दुनिया को, लेकिन ये जो मॉडल इन्होंने दिया, बाइनरी मॉडल, बाद में ना किसी ने सबकॉन्शियस निकाल लिया। इसको भी, इसमें भी स्कोप है कि नहीं बीच में देखने के लिए? इसमें अगर कंटिन्यूटी खोज ली जाए तो एक नया एरिया ऑफ डोमेन। तो जो लोग कहते हैं ना कि सब कुछ आविष्कार कर दिया गया, सब कुछ बना दिया गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास दृष्टि नहीं है। अब मेरे दृष्टिकोण से देखोगे तो हमको लगेगा कि अभी साइकोलॉजी का जो है ना, वो दुनिया में 1% भी साइकोलॉजी हम लोग पता नहीं कर पाए, पूरी दुनिया के रिसर्चर मिलके 90% अभी अनकवर्ड है। तो अभी क्या देखते हैं, बाइनरी ट्रैप में ये लोग भी फंसे, ठीक है। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस पे चले गए, तो अब क्या हो गया, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में क्या डिफरेंस हो गया? जो पता चल गया वो कॉन्शियस, जो नहीं पता चला वो अनकॉन्शियस, ठीक है। ये अब एडवर्ड बोला गया टीस्नर इसमें, ही ना ये वाला निकाले होंगे ना, ये कॉन्सेस का।
नहीं, एडवर्ड टिचनर एक स्ट्रक्चरलिस्ट थे, ठीक है। वो इनका जो है कॉन्शसनेस ये चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका नहीं है। मेन चीज कॉन्शसनेस के बाद हम लोग क्यों कर रहे हैं, मतलब काम सबका था, वुंड का भी काम था और टिचनर का भी काम था। निकाले तो कहिए तो वुंड ही इस चर्चा को निकाले, लेकिन आगे जाके टिचनर इस पे काम किए हैं। क्योंकि एक्चुअल चीजें जो है अच्छा। स्ट्रक्चर बनाया क्यों जा रहा था, पूरा जो स्ट्रक्चर है, जैसे राम मंदिर है, राम मंदिर बनाया क्यों गया, बनाया गया राम की पूजा करने के लिए ना, बेसिक काम वो था। अभी लोग बिल्डिंग देख रहे हैं। तो हम लोग जैसे साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर बनाया गया, स्ट्रक्चर बनाया गया। अरे भाई स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया, स्ट्रक्चर बनाने का उद्देश्य ही था कॉन्शसनेस को समझना। तो स्ट्रक्चर बना बना के जब ये लोग कॉन्शसनेस तक पहुंचते हैं, तो पहले तो स्ट्रक्चर में कुछ लोग चले गए, एक्सपर्ट बन गए। उसके बाद जब मूल जगह पे पहुंचे कॉन्शसनेस पे, तो फिर वहां पे इन्होंने लगा दिया बाइनरी, ठीक है, कि कॉन्शस होता है और सब कॉन्शस होता है। तो इस तरीके से इन्होंने लगा दिया कि जो अवेयरनेस के बाहर है वो अनकॉन्शस हो गया, ठीक है। कॉन्शस और अनकॉन्शस के बीच में सब कॉन्शस। अवेयरनेस से बाहर हो गया वो अनकॉन्शस हो गया, जो अवेयरनेस के अंदर हो गया वो कॉन्शस एक्सपीरियंस हो गया। तो अब इसी पे चर्चा हुई कि इंट्रोस्पेक्शन जो है ना, इंट्रोस्पेक्शन हमारे कॉन्शस एक्सपीरियंसेस को बता सकता है। हाउ अबाउट अनकॉन्शस, अनकॉन्शस के बारे में क्या। तो फिर इसी बीच में कुछ लोगों ने चिल्ला के बोला कि नहीं नहीं, कुछ सब कॉन्शस भी होता है, कुछ कॉन्शस और अनकॉन्शस के बीच में भी कुछ चीज है। तो ठीक है, सब कॉन्शस का क्या। यहाँ पे आपको किसका प्रवेश होता जा रहा है, ठीक है। जैसे नहीं होता एकदम हीरोइक एंट्री होती है, आइला रे आइला, ठीक है, ऐसे वाला। तो अब क्या दिख रहा है, सिगमंड फ्राइड जो एंट्री मार रहे हैं, सेकेंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इस तरीके से बेचारे जिस किताब को रेफरेंस मान के चला रहे हैं उसमें फंक्शनलिज्म दे दिया है। इसके बाद सीक्वेंस का तो ये लोग क्या किताब लिखता है पता नहीं, गाइड वाइड। तो चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जहां कंससनेस की बात आई, कंससनेस को हमने समझ लिया, तो फिर अनकंससनेस की बात आ गई, बाइनरी थिंकिंग। अब अनकंससनेस की बात आ गई तो अनकंससनेस पे कौन काम करेगा, एक ही नया फील्ड खुल गया। यहीं से आ गया धीरे धीरे साइको एनालिसिस, जो अनकंसियस और सबकॉन्शियस के फील्ड पर ज्यादा फोकस करता है। कंसस के फील्ड पे कौन कौन सी आगे चीजें फोकस करती है, ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी फोकस करती है, बिहेवियरिस्ट फोकस करता है, फंक्शनलिज्म फोकस करता है। एक चीज हो गया जो सरफेस के अंदर की बात करता है। तो इस तरीके से देखिए, पूरे ना चेन ऑफ इवेंट्स है। जैसे सोलर सिस्टम में बचपन में आप लोग पढ़ते थे कि एक सन है, ठीक है, फिर एक हम लोग का अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो है एक मून है, ये ऐसे घूमते रहता है। तो हम लोग को बताया गया कि घूमते रहता है इसके चारों तरफ, तो हम लोग भी सुन लिए कि हाँ भैया घूमते रहता है, ठीक है। लेकिन ये कोई नहीं बताया कि इसके चारों तरफ घूमते ही क्यों रहता है, रुक क्यों नहीं जाता है, रास्ता क्यों नहीं बदल जाता है। क्योंकि इसके कारण है म्यूचुअल ग्रेविटी। हर ग्रह एक दूसरे पे क्या है, ग्रेविटी का फोर्स लगा रहा है। जैसे ये भी घूम रहा है, कोई ये है, ये भी ऐसे घूम रहा है, कोई ये है, ये भी ऐसे घूम रहा है। हर ग्रह एक दूसरे पर क्या कर रहा है, म्यूचुअल ग्रेविटी लगा रहा है, ठीक है। सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। तो इस म्यूचुअल ग्रेविटी का रिजल्ट ये है कि सब आपस में घूमते रह रहा है। इसमें एक दो को भी अगर तुम जो है ना बम से उड़ा दो, हटा दो इसके रास्ते से, तो इनका रास्ता बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो म्यूचुअल ग्रेविटी का पुल है, जो जिस धागे से, इनविजिबल धागे से लोग बंधे हुए हैं, वो खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही करके इस जगह पे जैसे हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, स्टार्ट किया हमने चेतना के बारे में, पहुंचे कहाँ, माइंड के अंदर। और माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में जो है शोध कर लिया। स्ट्रक्चर के बारे में खोजते खोजते क्या हो गया कि कुछ लोग जो है चले गए किस दिशा में, न्यूरो के दिशा में चले गए। फिर उसके बाद आप ये हो गया जब जूम इन करते जा रहे हो, और जब जूम आउट करके बाहर आओगे कंससनेस पे वापस, तो फिर पता चला वहां से एक रास्ता फूट रहा है अनकंसस और सबकंसस की तरफ। हम लोग को जब पढ़ना है, जो हम बात करते हैं कि कभी भी नॉलेज पे मत जाओ, नॉलेज याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। नॉलेज के नेटवर्क पे जाओ कि हर एक चीज दूसरे चीज से कैसे करने को अमेरिका ले जाने वाले, यही एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर ही आता है साइकोफिजिक्स। ठीक है, ये हो गया। एक एक सेंटेंस और लिख लीजिए, स्ट्रक्चरलिस्ट, संरचनावादी, स्ट्रक्चरलिस्ट।
पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने सर एक बार और रिपीट कीजिएगा। संरचनावादी। हाँ, संरचनावादी लोग पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात को समझा कि मानव का मनोविज्ञान एवं मानसिक प्रक्रियाएं चेतन अनुभूति के क्षेत्र से, कॉन्शियस अवेयरनेस, ठीक है, चेतन अनुभूति के क्षेत्र से बाहर भी होती है। चेतन अनुभूति के क्षेत्र से बाहर भी होती है, ठीक है। इसलिए कोई भी व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठीक अपने सभी मानसिक अनुभवों को नहीं बता सकता। बिल्कुल ठीक अपने मानसिक अनुभवों को नहीं बता सकता, केवल उतना ही बता सकता है जितने की वो चेतन अनुभूति कर पा रहा है। चेतन अनुभूति कर सकता है। हाँ, कर पाता है या कर सकता है। एक बार हमको पहला सुना दीजिए, पहला क्या था, एक बार फिर से थोड़ा कोई छूट लिखा दीजिए इनको, पहला वाला गया। टीचर महोदय ने अमेरिका में एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी में जगह दी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को जगह दी अमेरिका में। अच्छा, एक चीज हम पूछें, क्या कैसा जी आपको सर। मोटा या ऊंचा तकिया लेके सोने का आदत है क्या? नहीं सर। ओके, ठीक है। क्यों सर? ऐसे पूछे, कुछ क्वेश्चन था मेरे माइंड में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, वहां पर।